हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतुराज भारद्वाज और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि हमने बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया है क्लास 6 से। क्यों किया है ये भी बताया था कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी सीएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जो है बेसिक पढ़ने के लिए क्लास 6 के एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ना आपको आवश्यक हो जाता है। क्लास 6 आपका सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसके बाद आप 7th 8th 9th 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन में आप यूपीएससी को अंतिम पड़ाव में पहुंचाते हुए फिर इस एग्जामिनेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी शुरुआत की और एनसीईआरटी के क्लास 6 की ज्योग्राफी को हमने पूरा कर दिया था, जो कि आपको मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप मेरे सारे वीडियो को क्लास 6 के सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। और आज हम क्लास 7 की शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी में। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आज चैप्टर नंबर 1 है। इसका नाम है इन्वायरमेंट पर्यावरण। आज का हमारा चैप्टर है पर्यावरण। ये हमारा क्लास 7 का बुक है, आवर इन्वायरमेंट सोशल साइंस का क्लास 7 का एनसीईआरटी का बुक है दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं। तो आज हम इसको शुरुआत करेंगे इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट पर्यावरण से। तो ये पर्यावरण क्या है दोस्तों? ये इन्वायरमेंट, ये जो है ये फ्रेंच वर्ड है एक इन्वायरनर। इसका मीनिंग होता है दोस्तों नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी, हमारे आसपास का चीज़। दोस्तों ये एनवायरनमेंट जो है यह एक फ्रेंच वर्ड से बना है। जो फ्रेंच वर्ड क्या था दोस्तों? ये एनवायरनर एक फ्रेंच वर्ड था, जिसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारे आसपास का चीज़, हमारे आस पड़ोस। तो इसके बाद इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि प्लेस, पीपुल, थिंग एंड द नेचर दैट सराउंड एंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। दोस्तों जो जगह, पीपुल, लोग और नेचर जो हमारे जीवित जीव के आसपास जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम इन्वायरमेंट कहते हैं। कि जो भी किसी जीवित जीव के आसपास कोई जगह, पीपुल, थिंग्स या कोई प्रकृति की चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट की अंग होते हैं। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, यहाँ की टेबल, कुर्सी, आपके घर के अन्य चीज़ या वातावरण के अन्य प्राकृतिक चीज़, सारे इन्वायरमेंट के अंग आते हैं। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। दोस्तों यह जो होता है वह मानवीय एवं प्राकृतिक मिश्रण होता है। दोस्तों यह मानवीय और प्राकृतिक चीज़ों का यह मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसको हम फिर से अच्छी से इसको परिभाषित करने का हम प्रयास करेंगे कि पर्यावरण यह किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों वही बात है जो कि हमने इंग्लिश मीडियम में वहाँ पीछे के स्लाइड में हमने लिखा था कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का दोस्तों यह मिश्रण होता है। ये जो परिघटना होते हैं पर्यावरण के, ये प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण में क्या हो सकते हैं? कोई जीवीय हो सकते हैं, कोई जीवीय भी हो सकते हैं। तो जीवीय अजीवीय क्या होता है दोस्तों? जिसमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं उसे जीवीय बोलते हैं, जो निर्जीव चीज़ें होते हैं वो अजीवीय होते हैं। जैसे कि जीवीय में प्राकृतिक चीज़ हमारा जैसे पेड़ पौधा, मानव, ये सब जीवीय हो गए। अजीवीय चीज़ जैसे कि जल, हवा, ये सब प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, ये सारे अजीवीय चीज़ों में आते हैं। तो इसके बाद हमारा पर्यावरण जो है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए जो है सुभूमि प्रदान करता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो हमारे आसपास जितने भी सारी चीज़ें वो सारे के सारे पर्यावरण के अंग हैं। तो पर्यावरण से ही हमें
सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल तथा खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि का हमें मिलता है। ये सब इन्हीं पर्यावरण के द्वारा। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मानवों का हस्तक्षेप अब इसमें हो रहा है। हस्तक्षेप क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि अब मानवों ने इस पर्यावरण में हस्तक्षेप किया कि कार्स के धुआं से इस पर्यावरण को दूषित करने का काम किया है। पानी को एकत्र करके बड़े बड़े डैम में पानी के एकत्र करके जो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया है। भूमि पर कारखानों का निर्माण कर दिया है, जिससे कि भूमि की उर्वर शक्ति घट गई है दोस्तों। इसके अलावा अन्य मानवीय क्रियाकलाप, बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को, जैसे कि वनों की कटाई करते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे पर्यावरण का क्या होता है दोस्तों, क्षय होता है। पर्यावरण में ये मानव का हस्तक्षेप हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं दोस्तों। तो हम मानवों को इसका ख्याल रखना चाहिए तब हमारे पर्यावरण, हमारे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हमारे जीवीय तथा अजीवीय हो सकते हैं। सजीव प्राणियों के संसार को जीवीय कहते हैं तथा निर्जीव पदार्थों के संसार को अजीवीय कहते हैं। ये हमने आपको बताया कि पादप एवं जंतु जो होते हैं दोस्तों वह जीवीय होते हैं तथा स्थल जो होते हैं या अन्य चीज़ें वे हमारे जो है सो वह अजीवीय होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा यह आता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में आपके बुक में दिया होगा कि यह ह्यूमन मेड फेनोमेना होता है दोस्तों, यह नेचुरल होता है, ये ह्यूमन होता है, खुद मानव। ये इस प्रकार से जो होते हैं, ये सारे कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के। तो दोस्तों आप जब अपना बुक निकालिएगा दोस्तों एनसीईआरटी का, तो उसमें एकदम छोटी छोटी सी चुटपुट की बातें लिखी हुई होती है दोस्तों की एक लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जाता है तो वह देखता है कि स्कूल के निकट में मैदान की खुदाई हो गई है। वह एक मैदान खेलने के लिए वहाँ पर था, लोगों को वहाँ फ्लैटों की एक बड़ी इमारत बनेगी। मतलब इन सब चीज़ छोटी छोटी बातें यहाँ पे बुक में आपको मिलेगी कि बच्चा एक जाता है स्कूल के मैदान में तो वह देखता है कि वहाँ मैदानों पे खुदाई हो गई और कोई उसे बताता है कि उस मैदानों में अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगे। फिर उसके फ्रेंड्स लोग कुछ बातें करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लास 7th का बच्चा है और अपना कुछ बातें कर रहा है, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम उसकी मेन थिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें मेन चीज़ क्या कर रहा है, क्या हमें जानना चाहिए। तो ये हमारा आता है इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम ये सब जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में नेचुरल में हमारा ये वाटर जिसमें होगा वो हाइड्रोस्फीयर, एयर होगा तो एटमॉस्फेयर, लैंड होगा लिथोस्फेयर, तथा जहाँ जीवित जीव होते हैं वो हमारे बायोस्फीयर में आते हैं। और ह्यूमन मेड चीज़ों को तो हम पढ़ेंगे नहीं, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, ये सब चीज़ों को हम पढ़ते नहीं है दोस्तों। इसको सिर्फ जानने का हम प्रयास करते हैं। और मानव जो होते हैं सो इंडिविजुअल होते हैं, फैमिली होते हैं, कम्युनिटी होता है, इसके बाद रीजन होता है, एजुकेशनल होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये मानव के जो है समाज, एक तरह से एक समाज का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए आवश्यक है दोस्तों वो हमारे लिए नेचुरल थिंग्स है, जिसमें हम लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर की बातें करेंगे। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल, इन चीज़ों का अध्ययन हमने क्लास 6 में भी थोड़े से छोटे तौर पर जानने का प्रयास किया था। इन चीज़ों को अब हम बृहत रूप में जानने का प्रयास करेंगे, उससे थोड़ा विस्तार रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट के डोमेन्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो ये 4 डोमेन्स हैं जो इन्वायरमेंट के मुख्य रूप से डोमेन्स माने जाते हैं, जो कि जिसमें कि लिथोस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस लिथोस्फेयर को हम बोलते हैं स्थल मंडल। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था इसको स्थल मंडल बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर को हम जल मंडल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर को हम वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल। और इस बायोस्फीयर को हम जैव मंडल बोलते हैं दोस्तों।
इस बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, हम जैव मंडल बोलते हैं। तो आज हम इन चारों चीज़ों के बारे में फिर से इसको विस्तार रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि दोस्तों लिथोस्फीयर होता है जहाँ पे स्थल, पहाड़ ये सब होते हैं, पठार होते हैं। लिथोस्फीयर बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहाड़, पर्वत, पठार ये सब बातें हमने आपको बताया था। जलमंडल में नदियाँ, महासागर, झील, हिम नदियाँ ये सब आते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारा वायु का लेयर आता है और जहाँ ये तीनों चीज़ें उपस्थित होती है वहाँ हमारा बायोस्फीयर होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, वहाँ हमारा जीव मंडल होता है जहाँ ये तीन चीज़ मौजूद होते हैं हमारे, ये तीन चीज़, वहाँ हमारा ये वायुमंडल, ये हमारा ये जैव मंडल उपस्थित होता है। तो जहाँ हमारा स्थल रहेगा, जहाँ हमारा जल मौजूद रहेगा, जहाँ हमें वायु सांस लेने के लिए मौजूद होंगे, वहाँ पे हमारा जो है सो जीवन संभव होगा, वहाँ हमारे लिविंग थिंग्स मिलेंगे, जीवित जीव मिल सकते हैं। तो इसमें हम बृहत रूप से हम इसको लिथोस्फीयर को अब जानेंगे कि स्थलमंडल क्या है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहे जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी जो होता है उसके ऊपर से इस कठोर परत जो होते हैं वह लगभग 50 से 100 किलोमीटर के इस रेंज को जो है दोस्तों यह स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी इस 50 से 100 किलोमीटर के इस परत को, ये दोस्तों ये 50 से 100 किलोमीटर के बीच का यह रेंज हो सकता है। इतने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी का स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है दोस्तों, मिट्टी के पतली परत द्वारा ढका होता है। दोस्तों यह जो स्थल मंडल होता है यह बड़े बड़े चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि पठारी एरिया में जो है सो खनिजों का भंडार हुआ करता है दोस्तों। ये सब जो हमें मिलता है दोस्तों यह स्थल मंडल में ही मिलता है। यहाँ पे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थल एवं आकृति का विषम धरातल मिल सकता है। दोस्तों ये सारे चीज़ जो हैं, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सभी हमारे स्थल मंडल के अंदर में ही आते हैं। ये भी हमने पिछली कक्षा में जानने का प्रयास किया था। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाए जाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आवश्यक लाइन है कि ये स्थलाकृतियाँ जो होते हैं, ये स्थल मंडल भी होते हैं, ये हमारे महासागर की नीचे सतह में भी पाए जाते हैं दोस्तों। कभी कभी आपने सुना होगा कि महासागर के अंदर में भी कुछ कुछ पहाड़ियाँ होते हैं दोस्तों। ये आप जान लीजिए कि जब महासागर में जल होते हैं उसके नीचे भी, जल के अंदर भी कभी कभी पहाड़ियों के कुछ अंश पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थलाकृतियाँ जो होते हैं दोस्तों वो महासागर के तल में भी पाए जाते हैं। यह स्थल मंडल वह क्षेत्र है दोस्तों जो हमें वन, कृषि एवं मानवीय बस्तियों के लिए जो है भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। दोस्तों यदि आपने पशुपालन किया हुआ है तो इस स्थल मंडल के द्वारा आपको पशुओं के चरने के चारे का प्रबंध होता है, जो कि इसी स्थल मंडल के, तो स्थल मंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इसी पर हम वास करते हैं, मानवीय बस्ती, हमारा जो अधिकांश बस्ती होता है दोस्तों यह। अब हम तो हवा में तो नहीं लटक के रह सकते हैं दोस्तों, जल में भी तैर के तो नहीं रह सकते। तो जब हम रहेंगे तो इस लिथोस्फीयर में ही रहेंगे, ना कि एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर में। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद हमारा आएगा जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। नॉर्मल सी बात रहे, जहाँ जहाँ जल होगा, नदियाँ, झील, तालाब, ये सारे जो हैं तो जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर कहे जाएंगे। यह जल के विभिन्न स्रोतों, नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह जलमंडल जो है दोस्तों, यह जल के विभिन्न स्रोत क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब जल के स्रोत आते हैं। और इन्हीं जलाशयों से मिलकर क्या होता है दोस्तों, ये जलमंडल का जो है सो निर्माण होता है दोस्तों। यहाँ पे ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल दोस्तों हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कितना आवश्यक है ये तो आप जानते होंगे कि हमारे हर एक काम में मिनट मिनट पे हमारे लिए जल का जो है सो आवश्यकता बढ़ जाती है। तो हमारे लिए जल बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसका जो है सो व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके व्यर्थ बहाव को रोकना चाहिए। तो हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जलमंडल बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। उसके बाद हमारा आता है वायुमंडल। वायुमंडल हमारे लिए सबसे आवश्यक है दोस्तों।
बिना स्थल के हम कुछ देर रह सकते हैं, बिना सांस लिए हम कुछ टाइम कहीं रह सकते हैं, पर बिना जल पिए हम कुछ टाइम रह सकते हैं दोस्तों, पर बिना सांस लिए हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं दोस्तों। ये वायुमंडल हमारे लिए सबसे आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु के पतली परत को वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। हमारे पृथ्वी के ये आसपास जो है ये वायुमंडल का एक परत होता है, जो पृथ्वी होती है उसके इस चारों तरफ इस प्रकार से यह परत जो है सो फैली होती है। इसको वायुमंडल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, वह इसको अपने ओर थामे रहता है। दोस्तों वायु में जो कण होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान में जब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सो वह पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींचती है, वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, और इस प्रक्रिया में जो है सो पृथ्वी का बल ज़्यादा होने के कारण वह पृथ्वी के नज़दीक में इस प्रकार से इस लेयर में जो है सो वह घूमते रहता है। यह वायुमंडल की हवा की जो है सो बहुत सारे गैस इसमें पाए जाते हैं, इसमें धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। इस प्रकार से ये सब चारों ओर हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है सो फैले होते हैं। उसके बाद वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते। हमने पिछली कक्षा में दोस्तों क्लास 6 के लास्ट चैप्टर नंबर 8 में हमने जलवायु एवं मौसम को जाना था। जलवायु एवं मौसम में अंतर को जाना था। भारत की जलवायु के बारे में जाना था कि हमारे भारत की जलवायु जो होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। किस प्रकार से कौन सी ऋतुएं किस प्रकार से आती है दोस्तों, कैसे प्रवेश करती है, कौन सी मानसून किस टाइम में, इन सब चीज़ों की हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था लास्ट चैप्टर में, आप लोग को याद होगा। फिर उसके बाद ये हमारा वायुमंडल जब परिवर्तन होता है वायुमंडल में, तो दोस्तों ये जलवायु एवं मौसम में भी परिवर्तन होता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो आता है वह बायोस्फीयर आता है। हमारा जो लास्ट डोमेन्स आता है वो बायोस्फीयर जैव मंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जो है जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप जो है वो भी हमारा सजीव चीज होता है दोस्तों। तो पादप एवं जीव जंतु ये दोनों मिलकर जो है सो जीव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। दोस्तों हमने ये बताया था कि जहाँ पे स्थल जल एवं वायु, जहाँ पे ये हमारे लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर एवं एटमॉस्फेयर के जहाँ अंश होंगे, वहीं पे हमारा ये बायोस्फीयर संभव होगा, वहीं पे हमारा यह जीवन संभव होगा, हमारा वहीं पे जैव मंडल होगा। तो यह छोटी सी बातें हैं सब। उसके बाद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दोस्तों ये हमारा इकोसिस्टम है, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि सभी पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होते हैं। दोस्तों ये हमारे आसपास जो पर्यावरण है इस पे जो है सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्वयं हम लोग मानव भी इस पर जो है सो आश्रित रहते हैं। और ये हम पर्यावरण पर तो आश्रित रहते ही, साथ ही एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे ऊपर आश्रित रहते हैं, हम पेड़ पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं, कुछ जीव जंतु हमारे ऊपर आश्रित हैं और हम उन जीव जंतुओं के द्वारा उस पर हम आश्रित होते हैं। तो ये हम प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं दोस्तों। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है दोस्तों। ये जीवधारी का जो है अपने आसपास का ये पर्यावरण के बीच संबंध जो होता है, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के जीवों से, पेड़ पौधे से संबंध तथा ये पर्यावरण से संबंध जो होता है दोस्तों, वही पारितंत्र का निर्माण करता है दोस्तों। पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र एक ही चीज है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, एक छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है दोस्तों। हर जगह का अपना अपना पारितंत्र होता है। घास स्थल, वन, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, एक छोटे से ताल का। इस प्रकार से ये पारितंत्र है, बहुत ही आवश्यक चीज है। इसको हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे, इसको एक अच्छे शब्दों में इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो आपके बुक में यह लिखा हुआ इकोसिस्टम जो है वह इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द
interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy of material। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि वह तंत्र, इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। दोस्तों इसका कहने का मतलब है दोस्तों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जिसमें जीव जो है वह एक दूसरे पर तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों पर, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। क्या क्रिया करते हैं? जिसके कारण वह जो है इस पर निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा के जो है सो स्थानांतरण से संबंधित है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा जो है सो संबद्ध है। तो इस प्रकार से आपके बुक में ये आपके पौंड का, एक छोटे से पौंड का ये इकोसिस्टम देख सकते हैं कि ये हंस है, इस प्रकार से जल पे निर्भर है। ये छोटे से घास पे ये बैल चर रहे हैं, हिरन चर रहे हैं। इस प्रकार से ये इकोसिस्टम को दर्शा रहा है कि सभी जीव जो है सो एक दूसरे पर तथा इस पर्यावरण पर जो है सो निर्भर रहते हैं। इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने इसको जानने का प्रयास किया है। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ।